नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज का हमारा विषय है क्या है पर्यावरण विज्ञान, कैसे इससे प्रभावित होती है हमारी पृथ्वी। विशेषज्ञ हैं पद्मश्री प्रोफेसर कार्तिकेय साराभाई, साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। ये पर्यावरण ही है जो हमें जीवित रखता है। अगर उस जीवन पर किसी तरह की कोई बाधा आ जाए तो हम ठीक तरह से नहीं जी सकते। अब समय आ गया है कि हमें पर्यावरण के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना होगा। अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। वर्तमान समय में पृथ्वी कैसी है, उसकी स्थिति क्या है और क्या हो सकती है, इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरण शिक्षक श्री कार्तिकेय विक्रम साराभाई। चलिए मिलते हैं इनसे और जाने इस पृथ्वी पर हमें अभी किन किन चीजों की जरूरत और है और किन चीजों से बचना चाहिए। प्रोफेसर कार्तिकेय साराभाई जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरा सवाल जो है आपसे वो यही रहेगा कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं आजकल वो एक बहुत बड़ा विषय है हमारे सामने, उसका संरक्षण। तो जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसकी सुरक्षा, उसका बचाव, उसकी देखभाल हम सबका कितना बड़ा दायित्व है इसके लिए। जो बात कर रहे हैं कि हम पृथ्वी की संरक्षणता करनी है, लेकिन जो क्राइसिस है वो अपनी है, पीपल की है। लोगों जो पृथ्वी पर रहते हैं उनकी जीवन श्रेणी और उनकी जीवन श्रेणी से जो क्लाइमेट चेंज में जो बदलाव आ रहा है उसकी समस्या बहुत बड़ी है और ये सीरियसली अभी जितना लेना चाहिए वो ले नहीं पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रोफेसर साहब, आपका जो जन्म है वो एक उद्योगपति परिवार में हुआ, लेकिन आपने अपना जीवन पर्यावरण के लिए समर्पित करने का और एक शिक्षक बनने का फैसला किया। ये जो विषय है सर, ये आपने किस वजह से चुना, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं जब हिंदुस्तान से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तब मुझे लग रहा था कि मैं फिजिक्स का अभ्यास करूंगा और फिजिक्स और जो हमारा जो कुटुंब था साराभाई कुटुंब, उद्योगपति तो जरूर थे लेकिन उनका जुड़ाव आजादी के जो आंदोलन था और विकास में बहुत से मेंबर्स ऑफ माय फैमिली दे आर कनेक्टेड विद दिस मूवमेंट्स। तो ऐसा नहीं था कि साराभाई कुटुंब सिर्फ उद्योगपति थे, वही उनकी पहचान थी। वो उनके उद्योग से जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वो अपॉर्चुनिटी कैसे विकास के काम में, देश के काम में कर सके, ऐसी तरीके से हम सब का कल्चर एक साराभाई का था। तो उस तरह से मैं भी आई ऑल्सो ग्रो अप लाइक दैट। हमें कैम्ब्रिज गया तब बिहार में बहुत बड़ा सूखा था, बिग ड्राउट वाज देयर इन बिहार। तो मैं वापस आया और 1-2-3 महीने मैंने बिहार में स्पेंड किया और वो देख के मुझे, वो समस्या देख के मुझे लगा कि जो मेरा जीवन है उसमें मैं कुछ भी इस मामले में कुछ कर सकूं तो दैट वुड बी द करेक्ट वे टू लिव। उस तरह से
वो टाइम में मैंने तय किया कि भाई मुझे ये क्षेत्र में काम करना है। जी, तो मतलब तब आपने सोचा कि आपको पर्यावरण के बारे में रहकर उस पर स्टडी करनी है, देन आपने ये डिसाइड किया कि आपको यही करियर चुनना है। सबसे पहले पर्यावरण की बात नहीं थी, सबसे पहले विकास की बात थी। जी। और विकास और पर्यावरण का जो जुड़ाव है वो मुझे हिंदुस्तान वापस आकर बाद में हुआ। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया काम करना विकास में, और विकास और शिक्षण, विकास और पब्लिक अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में आनी चाहिए। कैसी तरीके है कि जिससे लोग भी उनके श्रमदान देवे, लोग भी विकास कार्यों में जुड़े। तो ये मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट था। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने देखा कि अगर पर्यावरण की समस्या को हम कुछ देखते नहीं है तो जितना विकास में काम करते हैं वो विकास का काम भी निष्फल होता है, क्योंकि पर्यावरण की समस्या बहुत बढ़ती जाती थी। जी। मैं कितने साल पहले बात करता हूँ, अभी तो पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी हुई है और सब लोग भी उनको जानते भी है कि पर्यावरण की समस्या, पर मेरा काम पहले विकास से शुरू हुआ और विकास से मैं पर्यावरण में गया। प्रोफेसर साराभाई, जो आपके पिताजी हैं उनका जो नाम है भारत के वैज्ञानिकों में बहुत बड़ा महत्व रखता है उनका नाम, और इस बात का असर जब भी हम बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता के जो किए हुए काम होते हैं उनका इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी पर अक्सर आता है। तो कितना प्रभाव आपके करियर पर इस बात का रहा? आपके पिता का इतना बड़ा नाम विज्ञान में, उन्होंने इतना काम किया, तो बताइए सर कि क्या कोई कनेक्शन रहा इस बात का भी आपके करियर से? कनेक्शन तो बहुत तरीके से था। जब वो एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के चेयरमैन हुए तो उन्होंने एक सोचा था कि ये जो विज्ञान और विकास उनसे कैसे जोड़ना, और उन्होंने जो स्पेस प्रोग्राम जो डेवलप किया इंडिया में वो भी विकास से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एक उदाहरण दो तो एक सोचा था कि सैटेलाइट से हम कम्युनिकेशन कैसे, शिक्षण का कम्युनिकेशन कैसे कर सके। आज आप देख सकते हैं कि कितना हम ऑनलाइन बात करते हैं, अभी मैं और आप भी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन बात सैटेलाइट से कर सकेंगे, और जो भी अपना देश की जो गांव है वहाँ भी हम एजुकेशन सैटेलाइट माध्यम से पहुंचा सकेंगे। तो ये सब बात उन्होंने विकास की बात साइंस से जुड़ी हुई है, वो बात वो करते थे। मैं साइंस पढ़ रहा था और मुझे तब लगा कि भी मुझे विकास में काम करना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भी आप सबसे पहली डिग्री, बैचलर और मास्टर्स डिग्री आप साइंस में ही लीजिए, बिकॉज इसमें से बहुत अच्छा बेस तैयार होता है, एक समझ गेट्स डेवलप, और बाद में विकास में आप जो भी काम करेंगे। मेरा काम कम्युनिकेशन और पब्लिक अवेयरनेस में रहा है और एजुकेशन में रहा है, तो ये एक माध्यम है कि जिससे हम लोग को पहुंच सकते हैं साइंस के बारे में या और पर्यावरण के बारे में। तो प्रोफेसर साहब, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई कंट्री विकास करती है तो विकास का जो सबसे बड़ा एक रूप है वो होता है विज्ञान। मतलब कि आपका विज्ञान, आपने टेक्नोलॉजी किस कंट्री की कितनी ज्यादा अच्छी है, इसका विकास पर ओवरऑल कंट्री पर फर्क पड़ता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो विज्ञान का जो एप्लीकेशन करते हैं तो अपने देश के जो समस्या है वो समझ के करते नहीं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आपने देखा है स्पेस प्रोग्राम में कि स्पेस प्रोग्राम से अलग अलग देशों में इट्स यूज इज पुट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस। इन इंडिया रिमोट सेंसिंग से हम देख सकते हैं कि कौन से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कौन से ग्रो हो रहे हैं, पोल्यूशन लेवल्स कहाँ बढ़ रहा है, सी कोस्ट में कौन सी समस्या हो रही है। तो ये सब प्रश्नों, ये सब समस्या अपनी है। तो वैज्ञानिक जो अपने है और विज्ञान इंस्टीट्यूशन है उनको देखना है कि भाई डेवलपमेंट की नीड्स क्या है, तो साइंस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट। जो विक्रम साराभाई जो बात करते थे कि साइंस इन इंडिया हैज टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये बड़ी बात थी। प्रोफेसर साराभाई जी, पर्यावरण विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि पूरी पृथ्वी पर होने वाली हर एक गतिविधि को घेरता है। तो सर, इसमें अध्ययन करना किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी फील्ड है? पर्यावरण की फील्ड रोज से रोज बढ़ती जा रही है। फर्स्ट यू थॉट कि भाई एनवायरमेंट साइंस अगर मैं करूंगा तो वो पर्यावरण में मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन आज आप देखेंगे तो इंजीनियर आप हो सकते हैं, कार डिजाइनर हो सकते हैं, आप इंडस्ट्री वाले हो सकते हैं। अभी हम काम कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इसकी इफेक्ट्स पर्यावरण में क्या होती है, तो हम शायद टेक्सटाइल इंजीनियर भी हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। अभी एक फैशन डिजाइनर की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बात करते थे कि फैशन में हम कोई भी क्लॉथ तब क्या वेस्ट ना हो, तो वो देखकर वो डिजाइन करनी चाहिए। तो आज ऐसा पर्यावरण का क्षेत्र ऐसा लिमिटेड नहीं है।
कि अगर पर्यावरण की एजुकेशन करेंगे, एनवायरमेंट साइंस करेंगे तो ही हम पर्यावरण में काम कर सके। ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट में पर्यावरण की एक जागृति की जरूरत है और इसलिए अभी जो दुनिया भर की सोच है कि जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी कोई एक विषय के सब्जेक्ट नहीं होता है, वो सब विषय में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं हम आज। जी सारा भाई जी, अभी आपने टेक्सटाइल की बात करी, तो सर साइंस किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी डेवलप कर रहा है, कि क्या इस बात में सच्चाई है? मैंने कहीं पे सुना था कि अब इस तरह के जो क्लोथ्स हैं वो डिजाइन होंगे जिससे कि आप किसी भी वायरस से अगर वो इन्फेक्टेड है तो पता चल सकता है। टेक्सटाइल में बहुत नई नई डिस्कवरी हो रही है। टेक्सटाइल सिर्फ एक क्लॉथ नहीं है, टेक्सटाइल में हीट की इंसुलेशन कैसी होती है जो हम कितने साल से करते हैं। टेक्सटाइल की जो आपने बताई वायरस के लिए भी कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट ओनली टेक्सटाइल, इट्स ऑल डिजाइन प्रोडक्ट्स कैन बी रीडिजाइन। और उसमें एक सोचना है कि भारत में एक बहुत बड़ी परंपरा है और जो अपनी परंपरा जो है उसके साथ जो जीवन शैली जुड़ी है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमने कितने साल से एक सस्टेनेबल जीवन शैली ये देश में हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो वॉज वेरी इंटरेस्टेड। 2015 में जब पेरिस में अग्रीमेंट हुआ तब एक परंपरा भारत की जो जीवन शैली की है, जो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, उनकी एक किताब करके हमने और जो देश थे उनके जो डेलीगेट्स थे उनको हमने बताई। तो इसमें जो नई इन्वेंशन होती है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पुरानी कुछ भी इन्वेंशंस है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट है, वो हमको समझने की जरूरत है। सर अगले सवाल की ओर बढ़ूंगी। अगला सवाल मेरा अक्षय ऊर्जा यानी सोलर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अक्षय ऊर्जा पर्यावरण विज्ञान का एक रूप है। हम पर्यावरण की रक्षा के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। अगर अब तक की स्थिति में आपसे जानना चाहूँ तो पर्यावरण को बचाने के लिए इसका क्या महत्व है? जो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ये फॉसिल फ्यूल बर्निंग से होती है। जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीज जब हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की जुड़ी हुई गैस निकल रही है, उससे ये क्लाइमेट चेंज में असर होती है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो अभी जो कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है उसमें सब देश वही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये कोयला से जुड़े हुए पावर प्लांट ये कुछ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है ही नहीं। अभी अपने देश में मोस्ट ऑफ द पावर, मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज मेड फ्रॉम कोल फायर्ड स्टेशन, तो उनकी एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। तो सोलर एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव है जो बहुत प्रॉमिसिंग है। एज यू नो, देश में मेजर ट्रस्ट लिया है कि सोलर एनर्जी, पर सोलर एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी भी है, दूसरी भी रिन्यूएबल एनर्जीज के फॉर्म्स है। तो ये सब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करनी है विच डज नॉट इन्वॉल्व फॉसिल फ्यूल। दूसरा जो लोग को करना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करे, तो जैसे हम पहले इलेक्ट्रिसिटी के जो बल्ब थे और अभी जो एलईडी बल्ब हम लगाते हैं, तो एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम यूज होती है कंपेयर टू द अर्लियर बल्ब्स। So there is a need to change production but also changing use, how you use it and how you decrease the use of electricity. तो कहीं ना कहीं सर मुद्दा दोनों ही तरफ से है। साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि पब्लिक किस तरीके से उसको अवेयर होकर के उन चीजों को यूज करती है। हाँ, तो इसलिए जब पर्यावरण मंत्रालय बन रहा था 1986 में, तो हमने एक प्रपोजल दिया कि भाई जब तक जागृति लोगों में नहीं होगी, जब लोग इसमें भागीदार नहीं होंगे कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएं, तब तक ये कुछ भी आप नई टेक्नोलॉजी लाइए, कुछ नए नियम बनाए, लॉज पास करें पार्लियामेंट में, उससे नहीं होगी। तो इसलिए एक समझ और एक जागृति की बहुत जरूरत है। इसलिए ये जो सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षण केंद्र की स्थापना की। तो ये इसकी कार्य ये है कि हाउ डू यू मेक पीपल अवेयर। लिसनर्स मस्ट प्रोबेबली नो कि अपना देश एक ही देश ऐसा है कि जहाँ पर्यावरण की जो शिक्षा है वो कंपलसरी अभी हो गई है एट ऑल लेवल्स। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर पर्यावरण की बचाव करना है, लोगों को उसमें दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट, तो जब तक उन्होंने कुछ पर्यावरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये होने वाले नहीं। तो इसलिए इट इज बिकम कंपलसरी अपने देश में पर्यावरण शिक्षण कैसे अच्छी तरह से देना, वो भी कोशिश चल रही है।
लेकिन वो एक शुरुआत तो हो गई है। तो सर हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि जब भी हम सर पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं तो उसमें अक्सर एक जो मुद्दा है वो हमारे सामने निकल करके आता है, वो है हर रोज जो तापमान है वो बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। तो मौसम जो बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन परत भी अब छोटी होती जा रही है, सभी औद्योगिक गतिविधियां जो हैं उसकी वजह से भी हमें ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो अगर हम सर पृथ्वी के खतरे की बात करें तो ये कितना हमारी पृथ्वी के लिए खतरे में डालने वाली बात भविष्य में हो सकती है? अब जो पृथ्वी के खतरे की बात जो पहले हम भविष्य में बात करते थे, अब भविष्य रहा नहीं है, समस्या अभी आ गई है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में या कैलिफोर्निया में जैसे फायर हुई, कितना नुकसान हो गया उससे, ग्लेशियर आपने बताया अभी मेल्ट हो रहा है। तो अभी ये समस्या हम देख सकते हैं। और अपने देश में इसका मानसून से जुड़ा हुआ देश है, अपना सब जल की वाटर साइकिल इन आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन मानसून। मानसून को अगर इफेक्ट हो गया तो ये देश के ऊपर बहुत बड़ी समस्या होगी। सी लेवल राइज होगा तो अपने कितने शहर अपने सी कोस्ट पर है, उनके असर होगी। इट लीड्स टू डिफरेंट थिंग्स। अभी एक छोटी सी आपने देखी कि जो कोविड की जो महामारी आई, कितनी छोटी एक वायरस सारी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, और 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम आगे चले। ये एक वार्निंग है कि आप अगर जो पृथ्वी से या और नेचर से, कुदरत से आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उससे हम उसमें सब कचरा डालेंगे, ओशंस में पोल्यूशन करेंगे, हवा में पोल्यूशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन करेंगे, और ये सब प्रदूषण हम करेंगे और कुछ उसकी असर नहीं होगी। वो तो अभी है नहीं। अभी इतनी जागरूकता तो आ गई है कि लोगों को चेंज करना है। देख लो अपने 2 ही साल में सब लोग मास्क पहन के चलने लगे, कितना इफेक्ट हो गया ऑन ह्यूमन काइंड। तो ये एक कोविड जैसे एक वार्निंग सिग्नल है कि एक छोटी सी भी चेंज से इतना बड़ा उसकी इम्पैक्ट आ सकती है। ये क्लाइमेट चेंज उससे बहुत बड़ी बात है कंपेयर टू कोविड। तो वो सीरियसली कैसे ले रहे हैं हम, और हाउ डू वी एक्ट नाउ, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल सर, बहुत बड़ी समस्या है और यही विषय है जिस वजह से हम आपके साथ इस चर्चा को कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं पब्लिक में ये अवेयरनेस हो और ये मुद्दा सबके सामने गंभीरता से आए। सर क्योंकि इस कार्यक्रम की समय सीमा अब खत्म होने को है, लेकिन जाने से पहले एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगी। अभी आपने पिछले सवाल में कचरे की बात कही, उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि सर सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत है, तो अधिक जनसंख्या है, जिसकी वजह से कूड़ा या अपशिष्ट निपटान भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं कि कूड़े का निपटान जो है या अपशिष्ट जो बच जाते हैं वो महासागरों में चले जाते हैं, जिससे समुद्री जीवन जो है वो हर दिन खतरे में होता है। तो इस समस्या से निपटान के लिए सर क्या तरीके हो सकते हैं, कुछ बताइए सर इस बारे में। जब लोग जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि एक फॉरेस्ट में क्या चीज नहीं है, नेचर में क्या नहीं है। तो नेचर में वेस्ट, कचरा, वो कचरा के कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कचरा का कॉन्सेप्ट ह्यूमन पॉपुलेशन ने ये कचरा का कॉन्सेप्ट लाया है। तो ये समझने की जरूरत है कि कचरा तो होना ही नहीं चाहिए। कचरा के बदले में उसको रीयूज करना है, मिनिमाइज करना है और सर्कुलर इकोनॉमी के दिशा में जाना है ना। कचरे की जो समस्या है अभी शहरों में देखिए आप, सॉलिड वेस्ट की समस्या है, तो सबसे पहले शुरू होता है कि जो लोग है वो सेपरेशन एट सोर्स हम करते नहीं। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, सूखे और गीले कचरे को हम अलग अलग रखते हैं कि नहीं रखते, उससे शुरू होती है। पहले तो सबसे पहले कचरे कैसे कम करना, बिगाड़ नहीं करना, कचरा उत्पन्न ना हो, उत्पन्न हो तो इसका करें। गीले को हम रिसाइकल करके उसमें से फर्टिलाइजर या कंपोस्ट बनाए। सूखे को हम आज बहुत सी तरीके हैं कि प्लास्टिक अगर वेस्ट है तो प्लास्टिक वेस्ट को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करते हैं तो हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं प्लास्टिक के, हम नए रोड बना सकते हैं, रोड के नीचे भी प्लास्टिक मिलाकर, टार से मिलाकर, बिट्यूमेन से मिलाकर हम रोड नए बना सकते हैं। तो आज ये सॉलिड वेस्ट तो बिल्कुल बंद करना है। लेकिन आप कहाँ भी जाएंगे, शहरों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तो ये प्लास्टिक की समस्या बहुत बड़ी है। इसलिए वो छोटी प्लास्टिक, वो पतली प्लास्टिक के बैग बैन कर दिए। तो सिर्फ ये बैनिंग से नहीं हो सकती है। जो चीज हर आदमी यूज करता है वो बैनिंग से नहीं होगी, वो एक जागरूकता से होगी। और अनलेस एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टेक्स अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो काम कर रहा हूँ
मेरी जीवन शैली में उसमें मैं कचरा मिनिमाइज करूंगा और जो कचरा निकलेगा वो ठीक तरह से मैं डिस्पोज करूंगा, तो तभी शुरू होता है। अभी जो फैक्ट्रीज है उसके लिए अभी एक EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक कॉन्सेप्ट आ गया है। तो क्या है कि कॉन्सेप्ट में कि भाई अगर मैं कुछ बना रहा हूँ जिसमें प्लास्टिक की रैपिंग है, तो रैपिंग का मेरे सेल के बाद वो रैपिंग में क्या होगा वो भी जिम्मेदारी मेरी है। और मुझे देखना है कि मेरा ये बॉटल है या टिन है या प्लास्टिक है, उसकी वो ठीक तरह से रिसाइकलिंग में जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वो समस्या ऐसी है कि जिसमें हम सीरियसली कुछ करेंगे तो कुछ कर सकते हैं। जैसे कोविड में एक क्राइसिस थी, तो एक देश भर में आज जागृति है कोविड के लिए और हम कुछ कर रहे हैं इसे मिनिमाइज करें। ऐसी इतनी बड़ी क्राइसिस ये वेस्ट की है। तो ये जब आपने बताया अपशिष्ट निपरान जो सॉलिड वेस्ट है, तो सॉलिड वेस्ट समुद्र में न जावे, लैब में न जावे और वो 100% रिसाइकल हो। तो ये एक जागरूकता की इम्पैक्ट हो जावे, वो हम कोशिश कर रहे हैं और आपके जैसे माध्यम से वो कोशिश ज्यादा हो सकती है। जी सर, वाकई बहुत अच्छी चर्चा है आपके साथ और इस चर्चा को हम अगले कार्यक्रम में भी आपके साथ जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस समय हो चुका है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। तो प्रोफेसर कार्तिकेय साराभाई जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, पर्यावरण को बचाने का जिम्मा हम सभी का है, क्योंकि ये पर्यावरण सिर्फ हमारे लिए है जो हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमसे डिमांड करता है सिर्फ इसको साफ रखने की। अगर हम अब भी जागरूक नहीं हुए तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको भविष्य के लिए हमें इंतजार नहीं करना होगा। तो अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए, सुधर जाइए, अपनी पृथ्वी, अपने पर्यावरण से प्यार करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।